नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस धमाके की जिसने देश की राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। चलिए समझते हैं कि लाल किले के पास हुए उस भयानक विस्फोट के पीछे की पूरी कहानी आखिर थी क्या। तारीख थी 10 नवंबर 2025। शाम का वक्त था और दिल्ली का लाल किला इलाका रोज की तरह ही लोगों की भीड़ और गाड़ियों की आवाजाही से गुलजार था। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में ये सारी हलचल एक खौफनाक दहशत में बदलने वाली है। एक जोरदार धमाका और 13 जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सोचिए, एक पल में ही सब कुछ कैसे बदल गया। तो इस पूरे मामले को परत दर परत समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि धमाका कैसे हुआ, फिर जांच की कड़ियां फरीदाबाद तक कैसे पहुंची। हम ये भी जानेंगे कि ये व्हाइट कॉलर आतंकवादी आखिर है कौन और क्या ये एक नाकाम साजिश थी। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये घटना हमारे लिए क्या बड़ी चुनौतियां लेकर आती है। तो चलिए सबसे पहले उस शाम में वापस चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त आखिर हुआ क्या था। शाम के लगभग 6:45 का वक्त था। पीक आवर चल रहा था। तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना पावरफुल था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक गई। आसपास की बिल्डिंग्स की शीशे टूट गए और देखते ही देखते कई गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो गईं। पूरे इलाके में बस अफरा तफरी का माहौल था। अब देखिए, धमाके के ठीक बाद हर तरफ बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि शायद ये एक सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन धमाके की शिद्दत को देखकर अधिकारियों को यह समझने में देर नहीं लगी कि मामला कहीं ज्यादा गंभीर है और उन्होंने फौरन एक आतंकी हमले के एंगल से जांच शुरू कर दी। और जैसे ही जांच आगे बढ़ी, कार के मलबे से मिले सबूतों ने एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। जांचकर्ताओं ने एक एक करके कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। सबसे पहले जली हुई कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रेस किया गया और यहीं से उन्हें एक ऐसा लिंक मिला जिसने केस की दिशा ही बदल दी। ये कार सीधे तौर पर फरीदाबाद में हाल ही में पकड़े गए एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हुई थी। और ये आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। दिल्ली में इस धमाके से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही फरीदाबाद में एक जॉइंट पुलिस ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन में करीब 3000 किलो संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था। ये वही केमिकल है जो वैसे तो खाद बनाने के काम आता है, लेकिन आतंकी इसे एक बहुत ही खतरनाक बम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस पूरी साजिश का जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू था वो इसकी प्लानिंग या विस्फोटक नहीं थे, बल्कि इसके पीछे जो लोग थे उनकी प्रोफाइल थी। इस मामले में जो संदिग्ध पकड़े गए वो कोई अनपढ़ या गुमराह नौजवान नहीं थे। ये जैश ए मोहम्मद से जुड़े पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स बल्कि डॉक्टर्स का एक नेटवर्क था। जी हाँ, डॉक्टर्स, वो लोग जो जाने बचाने की कसम खाते हैं, वो ही जाने लेने की साजिश रच रहे थे। और इसी वजह से जांचकर्ताओं ने इस ट्रेंड को एक नया नाम दिया, व्हाइट कॉलर टेरर। यानी जब पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग कट्टरपंथ का रास्ता अपनाकर आतंक की दुनिया में शामिल हो जाते हैं। ये आतंकवाद की उस पुरानी छवि को पूरी तरह से तोड़ देता है जो हमारे दिमाग में बनी हुई है। और यहीं पर आकर ये पूरा मामला एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि जो लोग जाने बचाने की ट्रेनिंग लेते हैं वही इतनी बड़ी हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं। ये कट्टरता की उन जड़ों की तरफ इशारा करता है जो अब हमारे समाज के पढ़े लिखे तबके तक में फैल रही हैं। अब आते हैं इस कहानी के एक और दिलचस्प पहलू पर। अब एक थ्योरी ये सामने आ रही है कि ये जो इतना भयानक धमाका हुआ, शायद ये असली प्लान था ही नहीं। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक हुआ ये कि संदिग्ध हमलावर डॉक्टर उमर ने ये कदम जल्दबाजी में उठाया। उसे जैसे ही खबर मिली कि फरीदाबाद में उसका पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है तो वो घबरा गया। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। सीसीटीवी फुटेज ने उसके आखिरी कुछ घंटों की कहानी बताई। सुबह करीब 8 बजे वो दिल्ली में दाखिल होता है, फिर घंटों तक सेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर इधर उधर गाड़ी घुमाता रहता है और फिर 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक उसकी कार लाल किले के पास खड़ी रहती है। ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद उसे खुद नहीं पता था कि अब उसे करना क्या है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमला जितना भी घातक था, शायद एक बहुत बड़ी और नाकाम हो चुकी साजिश का एक हताशा में उठाया गया आखिरी कदम था। चलिए अब इस एक घटना से आगे बढ़कर बड़ी तस्वीर को देखते हैं और ये समझते हैं कि ये मामला हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह की नई चुनौतियां खड़ी करता है। देखिए, ये अकेली घटना कई बड़े खतरों को एक साथ सामने लाती है। पढ़े लिखे युवाओं का कट्टरपंथ की तरफ जाना, गलत जानकारी फैलाने के लिए सोशल मीडिया का एक हथियार की तरह इस्तेमाल होना, सीमा पार से आतंकी नेटवर्क का खतरा और इन सब के बीच ग्राउंड पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत। और ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा तब हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि इस ब्लास्ट से बस कुछ ही दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था। एक जीपीएस स्पूफिंग अटैक जिसने 800 से ज्यादा फ्लाइट्स को प्रभावित किया। अब जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि कहीं इन दोनों घटनाओं के तार आपस में जुड़े तो नहीं थे। और आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे आतंकवाद अपना रूप बदल रहा है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा और टेक्नोलॉजी से भी हो रहा है, तो क्या हम एक देश के तौर पर इस नए व्हाइट कॉलर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं?